नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 5 दिन तक 50 घंटे से अधिक पूछताछ पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो हालात देश में हैं वो बेहद ही चिंताजनक है। राहुल गांधी से 5 दिन तक 50 घंटे पूछताछ की गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। राहुल गांधी ने जिस रूप में ईडी को फेस किया है वो भी बेमिसाल है। 50 घंटे लगातार पूछताछ, लंच पर जाने की भी अनुमति नहीं, 12:30 बजे पौने 1 बजे रात तक रोके रखना, तमाम रिकॉर्ड पहली बार बन रहे हैं। जिस प्रकार पुलिस का रवैया था वो भी बेमिसाल था। इसी के साथ गहलोत ने यह भी कहा जब पूरी तरह तानाशाही आएगी तब किस तरह का व्यवहार होगा। और क्या कुछ कहा है सीएम गहलोत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए आपको सुनाते हैं। आप जो हालात देख रहे हैं देश में वो चिंताजनक है। जिस रूप में एक तरफ राहुल गांधी जी को 5 दिन तक 50 घंटे पूछताछ की गई, वो भी आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। और राहुल गांधी ने भी जिस रूप से ईडी को फेस किया वो भी बेमिसाल है। 50 घंटे लगातार पूछताछ करना, लंच में जाने से भी अलाउ नहीं करना, 12:30 पौने 1 बजे तक रात को रोके रखना, ये तमाम जो रिकॉर्ड बन रहे हैं पहली बार बन रहे हैं। और ईडी के अंदर भी और ईडी के बाहर भी जिस प्रकार पुलिस का रवैया था वो भी बेमिसाल था। आज तक ऐसा रवैया पुलिस का कभी सामने नहीं आया। पॉलिटिकल मूवमेंट होते हैं और उसको फेस करती विपक्षी पार्टी है। ये पहली बार है कि पुलिस टारगेट कर करके कांग्रेस नेताओं को, विशेष रूप से महिला कांग्रेस के नेताओं को, हमारे वरिष्ठ नेताओं को चुन चुन करके उनके साथ मिसबिहेव किया गया। कई जगह पिटाई भी हो गई। और जिस प्रकार पूरे दिल्ली के बॉर्डर पे ले जाया गया उनको थानों के अंदर, रात को 12-1 बजे छोड़ा गया, ये तमाम पहली बार पुलिस का आतंक देख रहे हैं हम लोग। और ये एक चिंता की स्थिति है। मैं समझता हूँ ये पुलिस का रिहर्सल है देश के लिए कि जब तानाशाही आएगी पूरी तरह तब किस प्रकार का व्यवहार होगा, किस प्रकार हमें करना है, उसका रिहर्सल करने का पुलिस को जो मौका दिया गया वो बहुत खतरनाक है। ये कोई दुश्मनी नहीं होती है राजनीति के अंदर। अपना अपना काम करते हैं, पक्ष विपक्ष ले आते हैं, कोर्ट अरेस्ट देते हैं। जो विपक्ष होता है वो खुद अपना आप को समर्पित करता है अरेस्ट के लिए, उसको कहते हैं कोर्ट अरेस्ट। इस केस के अंदर खुद आगे आके हम गिरफ्तारी दे रहे थे। उनको व्यवहार वैसे ही करना चाहिए था जो आज तक होता आया है, सरकार किसी की नहीं हो। पहली बार है कि उनके साथ में दुश्मनों की तरह व्यवहार किया गया, जैसे कि देश के नागरिक नहीं है। वही माहौल देखने को मिला 5। मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, उसके मेहनत को, उनके हौसले को, क्योंकि उन्होंने भी 5 दिन तक जो संघर्ष देखा है जिस रूप में, और जो उनकी पिटाई भी हुई है, कई जगह पर दुर्व्यवहार भी हुआ है हमारे सामने, टीवी में देख रहे थे, इसमें सोशल मीडिया में देखा हमने। और तो और इतिहास में ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि आप कांग्रेस के हेडक्वार्टर में जाके आप अंदर घुस जाए पुलिस और पिटाई करके बाहर लाए, मीडिया वालों को भी और आम लोगों को भी। ऐसा भी संभवतः कभी नहीं हुआ। और मैंने कहा कि ये फेडरल स्टेट हुए देश, सरकारें अलग अलग पार्टियों की होती है। अगर आपके दिल्ली के व्यवहार को देख करके राज्य सरकार में भी जो विपक्ष होता है वो बीजेपी होती है, आंदोलन करती,
अभी भी आनंद किया राजस्थान के अंदर, तो क्या हम लोग भी आपकी तरह बीजेपी के जो हेडक्वार्टर स्टेट के अंदर है उसके अंदर हमारी पुलिस घुसे, दुर्व्यवहार करे, कार्यकर्ताओं को पीट के बाहर निकाल दे, ये शोभा देता है क्या? अच्छा है क्या? ये कौन सी परंपरा पैदा कर रहे हैं लोग? बहुत खतरनाक की परंपराएं स्थापित कर रही है बीजेपी। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा, 50 साल का मेरा अनुभव राजनीति का है। 42 साल मुझे पार्लियामेंट में आए हुए हो गए। 5 बार मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिम्हा जी के साथ में। 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, 3 बार एआईसीसी का महामंत्री रहा हूँ और तीसरी बार मुख्यमंत्री हूँ। ये मैं इसलिए मेरा बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि वहां पर रिमाइंड करा दूं कि मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ही सोच समझ के बोल रहा हूँ। जो पूरा देश सुन रहा होगा, युवाओं को सुनना चाहिए विशेष रूप से। देश की दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, देश की दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। इस रूप में आज ये पूरा मुल्क चल रहा है जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। इसको हमें समझना पड़ेगा और इसका मुकाबला कैसे करें। जब तक जनता साथ नहीं देगी तब तक राजनीतिक पार्टियां अकेली कुछ नहीं कर सकती। जनता को सत्य का साथ देना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। और सत्य कांग्रेस के साथ में, क्योंकि कांग्रेस की प्रोग्राम, पॉलिसी और प्रिंसिपल इस संविधान के साथ में मिले हुए हैं। और मैं तो यहां तक कहूंगा कांग्रेस के जो प्रोग्राम, पॉलिसी या प्रिंसिपल है वो, और जो देश के स्थिति है हमारी, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जातीय वर्गों के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं, इन सबको साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, जो आज तक 70 साल तक कांग्रेस चलती गई। इतने देश एक रहा, अखंड रहा, पाकिस्तान की तरह तानाशाही शासन नहीं आया। धर्म के नाम पे जो आज राजनीति चल रही है उसके लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, ये हमें रिमाइंड कराना पड़ेगा आम जनता को भी कि धर्म के नाम पे ही आजादी के वक्त में 2 टुकड़े हुए थे देश के, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था। तो पाकिस्तान तो एक धर्म के लोगों का मुल्क था, हमारा मुल्क सर्वधर्म समभाव की भावना वाला मुल्क था। तो क्या कारण है कि हम तो एकजुट रहे, एक अखंड रहे। चाहे इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी के जमाने में, राहुल जी तो बहुत बच्चे थे उस वक्त में, उन्होंने देखा अपनी दादी को भी और पिताजी की शहादत को देखा। तो राजीव गांधी जिस प्रकार शहीद हो गए, सरदार बेन सिंह जी ने नाबूद कर दिया उन्होंने आतंकवादियों को, आखिर में वो भी शहीद हो गए। कितने लोग शहीद हुए थे आपको मालूम है, कितनी घटनाएं आती थी उस जमाने के अंदर। तो मैं पूछना चाहूंगा इन बीजेपी के आरएसएस के नेताओं से, आप किस हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते रहोगे? उदाहरण हमारे सामने, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमसे अलग हुआ धर्म के नाम पर। तो क्या कारण है कि पाकिस्तान आज अलग 2 टुकड़े हो गए? इंदिरा गांधी जी के जमाने में 90,000 सैनिकों को इंदिरा गांधी ने सरेंडर करवा दिया। दुनिया के इतिहास में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। वो अलग बात है मोदी जी आज तक वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे 29 विधायक मंत्रियों के साथ मिलकर बागी हो गए। इससे उद्धव ठाकरे सरकार पर सियासी संकट पर है। और इस बीच महाराष्ट्र की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मेरे महाराष्ट्र पर जो संकट बना हुआ है उसके लिए मैंने अभी 11 बार हनुमान चालीसा का जाप किया है। और नवनीत राणा ने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। तो आपने खुद पे विचार करना चाहिए, पार्टी के विधायकों पे
कोई चीज का एलिगेशन लगना नहीं चाहिए, क्योंकि 2.5 साल में आपने जिस तरीके से उनके साथ ट्रीट किया या जिन अलायंस पार्टी के साथ आप रहे हैं उन्होंने उनके साथ जो ट्रीट किया, मुझे लगता है उनका दुखना बराबर। कुछ तो उनका अंदर का मामला है और कुछ आपका हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, उसका कितना मैंने तो अभी भी फ्लाइट में बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है। जो संकट मेरे महाराष्ट्र पे, वो मैं पहले दिन से कह रही हूँ, वो दूर होना चाहिए। संकट मोचन ही बचाएंगे हमारे महाराष्ट्र। आपको लगता है कि अलग अलग ही सरकार बना सकती है जल्द? सी, मैं ये नहीं बोलती हूँ कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा, पर ये जरूर है, अगर एक पार्टी जो 56 साल से पार्टी के लोग लेके चल रही है, सडन ऑफ दोनों भी राज्यसभा और विधान परिषद में इस तरीके से अगर वोट विभाजन होते हैं, तो उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उनके अलायंस में या महाविकास आघाड़ी में सिर्फ सेना के एमएलए, हमने तो पहले कहते 50% से ज्यादा उनके एमएलए वोट बीजेपी के बाजू में करेंगे। और वो साफ दिखा है 5वीं सीट पे, जहां पर विधानसभा में 4-5 वोट भी जहां नहीं थे बीजेपी के पास, उनके पास मेजर आके उनका कैंडिडेट जीत जाता है। तो इससे ये अंदाज लग सकता है कि उनके भी विधायकों को किस बाजू में ज्यादा इंटरेस्ट है, ना कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में उनको इंटरेस्ट है। मैं यही बोलूंगी, संकट मोचन हमारा महाराष्ट्र का संकट दूर करेगा और सबका अच्छा होगा। एक पार्ट तो सिर्फ बाला साहेब ठाकरे जी थे तब तक ही था, अभी कितने पार्ट हुए पता नहीं है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र राजस्थान नहीं है, उत्तराखंड नहीं है। महाराष्ट्र ही है, इसलिए ये चीजें महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो महाराष्ट्र का नुकसान होते नहीं देख सकते। इसलिए ये चीजें लोगों के सामने विधायक जो रिप्रेजेंट करते हैं महाराष्ट्र को, वो खुद कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र दूसरे राज्यों जैसे नहीं है, उनसे श्रेष्ठ है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। और महाराष्ट्र को डूबते हुए पिछले 2.5 सालों से जिसके मुख्यमंत्री हैं वो विधायक देख रहे हैं, इसलिए वो विधायक टूट के आज बाहर निकलने की खुद की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले किससे मिलने वाली है, कहाँ जाने वाली, किससे मुलाकात होगी सबसे? सी, मेरी तो प्रोफेशनली मीटिंग है और मैं अपने काम से ही आई हूँ। इट इज नॉट अ पॉलिटिकल दिस थिंग, बट यस, मैं अपने काम से यहाँ पर आई। ये जो ऑपरेशन महाराष्ट्र होता हुआ दिख रहा है, क्या वो उसमें आपकी भी भूमिका? सी, ऑपरेशन तो मुझे लगता है कि जो उनकी महाविकास आघाड़ी के विधायक वो खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने कर्तृत्वों से ही होगा जो होगा। परिषद का रिजल्ट आया है, क्या आपको लगता है कि उद्धव जी को पद पर बने रहना चाहिए, या उस पर आप कुछ कहेंगे? मैंने तो पहले दिन से ही ये सब चीजों पे बात की है, बोला है, खुलेआम हर चीज पे डिस्कशन किया है। महाराष्ट्र की स्थिति को लेके, महाराष्ट्र की फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके, एक मुख्यमंत्री, एक मुख्य व्यक्ति जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो 2.5 साल कोई भी जगह पे डिस्ट्रिक्ट में जाता नहीं है या वहाँ की प्रॉब्लम नहीं सुनता है, तो वो महाराष्ट्र की दिशा कहाँ लेके जा रहे हैं? तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री को इस पे सोचना ही चाहिए। शिंदे से कोई बातचीत हुई आप लोगों की? हम लोग शायद किसी के कांटेक्ट में नहीं है। मुझे लगता है हमारे महाराष्ट्र में जो हो रहा है, संकट मोचन सब ठीक करेंगे। आपको लगता है शरद पवार जो है सरकार बचा पाएंगे, हमेशा की तरह कहा जाता है? मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि मेरे संकट मोचन जी, जिस तरीके से मैं हनुमान चालीसा का पाठन करके आई हूँ, तो जरूर मेरे हनुमान। वहीं देश में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,249 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में एक्टिव केस की जो संख्या है वो बढ़कर 81,000 से ज्यादा हो गई है। और इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना के रोजाना बढ़ते केस अब एक बार फिर डराने लगे हैं। लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि से स्वास्थ्य विभाग की चिंता जो है वो अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। और इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर अश्वनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए हमारे साथ। जी अश्वनी जी, जिस तरीके से डॉक्टर लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोविड के, उसके बाद क्या लगता है कहां पर लोग जो है वो गलतियां कर देते हैं? कहीं ना कहीं जब बात की जाती है, बात कोविड की होती है, तो ये कहा जाता है कि जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उनको जल्दी कोरोना का खतरा हो जाता है। जी बिल्कुल। जैसे कि इम्यून सिस्टम कमजोर है तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन, कोई भी नॉर्मल इन्फेक्शन हमें पकड़ेगा ही, ये तो पक्की बात है।
लेकिन अभी कोरोना के अगेंस्ट जिस तरह से हम लोग वैक्सीनेटेड हैं, हम 1 बार 2 बार और अब बूस्टर डोज भी जिस तरह से लगवा रहे हैं, पर उसके बाद भी कोविड अपना म्यूटेंट होकर चेंज करके अपना नया उसका B1 B2 ये करके जो अभी डेवलप हो रहा है, तो वो परेशानी का कारण है जी। तो वो अभी जो लोगों में प्रेजेंट कर रहा है सिंपल वायरल फीवर की तरह से प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है डॉक्टर अश्विनी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जब वैक्सीनेटेड हो जाते हैं लोग तो वो ऐसा समझने लगते हैं कि उनको दोबारा कोरोना नहीं हो सकता, और इसी के चलते वो कई बार लापरवाहियां बरतने लगते हैं। जब भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं वहां पर मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ही सही है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं कहूंगा कि जिस तरह से जी ये रूप बदल रहा है, कुछ ना कुछ ये चेंजेस लाकर और अपनी प्रभाव क्षमता, अपना मतलब इन्फेक्शन वाली पावर धीरे धीरे बढ़ा देता है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेटेड होने के बाद भी या एक बार इन्फेक्शन होने के बाद भी दोबारा से इन्फेक्शन होने के तब भी 30-40% चांसेस लोगों में बन रहे हैं। और अब जो लोग इन्फेक्टेड होके आ रहे हैं, जैसे मैं यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हूँ, मेरी ओपीडी में रोज के 10 से 15 पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो ज्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं। पर आपने बिल्कुल कहा कि अभी मेरे पास काफी पेशेंट जो केदारनाथ यात्रा पे गए, जो उत्तराखंड में अपना 4 धाम यात्रा पे गए हैं, उनमें वहां पे बारिश का मौसम भी रहा, ठंडा मौसम भी रहा, और एक साथ बहुत सारी निमोनिया से पीड़ित है। कोविड की वजह से इन्फेक्शन होने के कारण निमोनिया से पीड़ित होना पड़ा है। तो ये परेशानी का कारण है कि हम मन में ये सोच लेते हैं कि अभी एक बार हो गया या हम वैक्सीनेटेड हैं तो हमें बिल्कुल नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है डॉक्टर अश्विनी जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से जो लोग हैं वो खुद को कोविड से बचा सकते हैं, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि लगातार अब कहीं ना कहीं जो कोविड के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में किस तरीके से लोग खुद को कोरोना वायरस से सुरक्षित रख सकते हैं, इसको लेकर हमारे जो दर्शक बरतनी पड़ेगी। जो बेसिक सावधानी है, मास्क और हैंड हाइजीन और भीड़ में जाने से बचना, जी बिल्कुल बेसिक है, ये हमें समझना ही पड़ेगा। अभी आजकल फिर से एक बदलता जा रहा है कि मास्क पहनने में लोगों को फिर से परेशानी होने लगी है। उनसे कोई मास्क पहनने के लिए कहता भी है कि आप मास्क ऊंचा कर लीजिए, ठीक से पहन लीजिए, तो उन्हें थोड़ा सा फिर से उन्हें परेशानी लगने लगती है कि यार क्यों मास्क पहनना, अभी तो सब ठीक है। पर ऐसा नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि एक पेशेंट को हो रहा है तो घर में सारे पेशेंट को सिंपल वायरल फीवर, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जैसा, या उनमें से एक जना पॉजिटिव है तो पूरा घर फिर से पॉजिटिव आ जा रहा है। तो वैक्सीनेशन की वजह से माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं, पर सिम्टम्स तो है, परेशानी तो है, कोविड एंटीजन पॉजिटिव तो आ रहा है, और बुखार और ये सारे सिम्टम्स आ भी रहे हैं। ठीक है डॉक्टर अश्विनी जी, जिस तरीके से इस टाइम मौसम चेंज हो रहा है, ऐसे में कोल्ड भी लोगों को जल्दी हो रहा है, सर्दी जुकाम भी हो रहा है, और कोविड भी लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो किस तरीके से लोग इस अंतर को पहचाने कि उन्हें कोल्ड नहीं हुआ है, उन्हें कोविड है, या फिर जिनको कोविड हुआ है कई बार वो भी ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं उन्हें नॉर्मल कोल्ड हुआ है, और ऐसे में वो फिर से लापरवाही कहीं ना कहीं बरतने लगते हैं। तो दोनों में काफी ज्यादा अंतर है, लेकिन इस अंतर को पहचानने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है, कैसे हम इसको परखें? अभी सबसे जरूरी है कि किसी भी चीज को, नॉर्मल कोल्ड या वायरल फीवर को भी हमें सामान्य रूप से नहीं लेना है। बहुत ध्यान में रखना है कि वो कोविड एंटीजन भी हो सकता है, कोविड-19 इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो हम जब भी हमें कोल्ड या ऐसा लगे मार्केट में अवेलेबल है, हम तुरंत से टेस्ट कर लें। अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो हम ये ध्यान में रखें कि अब हम आइसोलेशन में रहें, घर में एक एकांत में रहे, अपना डाइट, खाना पीना सब इम्प्रूव कर लें। बाकी अगर मुझे बहुत ज्यादा गले में दर्द है, काफी कोल्ड है, बैकएक है, वीकनेस ज्यादा महसूस हो रहा है और फीवर भी ज्यादा है, तो हम जरूर से टेस्ट करा के एक बार दिमाग में रखें कि ये कोविड भी हो सकता है, और उसी हिसाब से फिर तुरंत सावधानियां, इलाज, डॉक्टर से कंसल्टेशन तुरंत से करा लें। फिर एक चीज और ध्यान में आ रही है, आजकल शुरू हुआ है कि अब जैसे कोल्ड या ये रहा ही है, बारिश का सीजन आ रहा है, तो हमें अपना फ्लू वैक्सीन
इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अब लगा लेना चाहिए, जो साल में एक बार लगाया जाता है। पर अब लोगों को कोविड से वैक्सीनेशन के बाद फ्लू वैक्सीन भी लेना अनिवार्य है, विशेष तौर पे जो 60 साल से ऊपर है, जो वृद्ध है, जिन्हें ब्लड प्रेशर, शुगर और किडनी की बीमारियां हैं, या जिन्हें ऐसी क्रोनिक डिजीज है, उन्हें वैक्सीनेशन जरूर से करा लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर अश्विनी जी, लेकिन अगर खान पान की बात करें यहाँ पर थोड़ी सी, तो खान पान में किस तरीके से ध्यान देना चाहिए कि कोविड से बचा जा सके, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत रह सके, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी डॉक्टर। ये सबसे जरूरी है, खान पान हमारा अच्छा होना, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसे पिछली बार भी कोविड में हमने विटामिन सी का प्रयोग बहुत किया, आंवला हो गया, पानी हो गया, विटामिन सी वाली अन्य चीजें हो गई, साथ में हमें अखरोट, बादाम, प्रोटीन वाली चीजें हो गई, फ्रूट्स हो गए, वो हमें प्रचुर मात्रा में लेने पड़ेंगे। पानी, नारियल पानी जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी दे, ऐसी चीजें हमें प्रचुर मात्रा में लेने होंगे। साथ ही हमें एलोवेरा जूस आजकल लेते हैं, अच्छा कार्य करता है, ऐसा नहीं है, वो अच्छा इम्यूनिटी को और हमारे शरीर को अच्छी ताकत देता है। हल्दी लोग लेते थे, तो थोड़ी मात्रा में लें, लेकिन जरूर ले लें। तो कहीं ना कहीं जितनी भी चीजें हैं इम्यूनिटी बूस्टर, एंटीऑक्सीडेंट्स, कोएंजाइम Q10, वो लेने से अच्छा है। ठीक है डॉक्टर अश्विनी जी, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, उनको कहीं ना कहीं ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि कहा जाता है कि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमजोर होता है, क्योंकि कई और बीमारियों से भी वो पहले से ग्रसित होते हैं। और ऐसे में कि कोविड जिस तरीके से बढ़ रहा है, और ऐसे में ये ज्यादा खतरा हो जाता है कि कोरोना जो है वो उनको जल्दी हो सकता है। तो उनके लिए क्या कुछ जरूरी सावधानियां हैं जो उन्हें बरतनी चाहिए डॉक्टर अश्विनी जी? उन्हें जरूरी सावधानियां लेनी ही होंगी, और उनका हमें थोड़ा जरूरत से ज्यादा ख्याल रखना होगा। स्पेशली जैसे मुझे अगर जुकाम या बुखार होता है और मेरे परिवार में कोई वृद्ध जन है, तो मुझे उसके पास जाने से बचना होगा। अगर मेरे को उसके पास जाना भी है तो मैं मास्क पहन के जाऊं, अपना हैंड क्लीन करके जाऊं, और उन्हें भी मास्क पहनने की एडवाइस दूं। प्लस उनके खाने पीने का वो हम बहुत ध्यान रखें, उन्हें फ्रूट्स से लेके इम्यूनिटी बूस्टर, ये सारी चीजें रखें। वो बाहर वॉक के लिए जैसे जाना चाहते हैं और सुबह को शाम को, तो उनसे कहा जाए कि आप मास्क पहन के जाइए, सैनिटाइजर अपना साथ में जाइए, एक साथ इकट्ठे होके ना बैठें कि भाई वो वॉक करें तो अकेले सिंगल वॉक कर, जिससे कि एक साथ 4-5 लोग, 6 लोग इकट्ठे होकर अगर किसी को भी जुकाम है तो वो उन्हें ट्रांसफर करेगा। उन्हें वैक्सीनेशन जरूर करा लें। जरा सा भी जुकाम बुखार होने पे तुरंत ट्रीटमेंट दें, एंटी एलर्जिक दें, विटामिन सी दें, और साथ में अगर जरा सा भी लगता है तो उन्हें आइसोलेशन में रखें और डॉक्टर्स की कंसल्टेशन तुरंत लें। तो उनके खाने पीने का, उनकी हाइजीन का, उनके सैनिटाइजेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जी डॉक्टर अश्विनी जी, क्या योग के माध्यम से भी हम अपने इम्यून सिस्टम मजबूत कर सकते हैं? जो युवा है या फिर जो वृद्ध है, क्या योग के माध्यम से भी हम कोविड से दूर रह सकते हैं? योग के माध्यम से हम अपना इम्यूनिटी को, अपने लंग्स की कैपेसिटी को, अपने जो स्नायु और ये सब तंत्र को हम अच्छा मजबूती दे सकते हैं। जैसे कि मैं अगर प्राणायाम करूं, मैं वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूं, ठीक है, तो मेरे लंग्स की कैपेसिटी भी अच्छी होगी, प्राणवायु भी अच्छी होगी, और कहीं ना कहीं नेति हो गया, कई सारी चीजें हो गई, वो हमारे जुकाम और इन सारी चीजों को इम्प्रूव करता ही है कहीं ना कहीं। तो जितना हम योगा करेंगे, जितना एक्सरसाइज करेंगे, शरीर की इम्यूनिटी, रक्त प्रवाह, सर्कुलेशन वो इम्प्रूव होगा। तो शरीर की सर्कुलेशन बढ़ेगा तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, शरीर में ताकत बनी रहेगी तो रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अश्विनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कोविड पर तमाम जानकारी के लिए कि किस तरीके से हम कोरोना से बच सकते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हम किन चीजों का उपाय कर करके कोविड से बच सकते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार देश में जो कोरोना के मामले हैं उनमें साफ तौर पर इजाफा जो है वो देखा जा रहा है, और पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आए, और स्वास्थ्य मंत्रालय ने
भी एक रिपोर्ट दी है जिसमें यह बताया गया है कि 24 घंटे में 12,249 नए मामले जो हैं वो सामने निकल कर आए। और इसी पर डॉक्टर अश्विनी ने हमें तमाम जानकारी दी, किन चीजों का उपाय करना चाहिए, किस तरीके से जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, उन्हें किन चीजों से एहतियात बरतना चाहिए। साथ ही साथ जिस तरीके से कोविड कहीं ना कहीं कम हुआ, उसके बाद एक बार फिर से बढ़ा, तो जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं, मास्क का प्रयोग भी लोगों ने बहुत कम कर दिया है। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ये जरूरी है कि आप पूरी तरीके से खुद को सुरक्षित रखें, मास्क का प्रयोग करें और अगर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से ज्यादा बचें। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए KKT न्यूज।